24 फरवरी से आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक आपने कोई भी चैप्टर खूब अच्छे तरीके से तैयार नहीं किया है और आपका सपना है कि बोर्ड एग्ज़ाम में मेरा भी 95% मार्क्स आए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को 5 ऐसे बेस्ट तरीके बताऊंगा जिसे आप फॉलो करते हैं तो आपका भी बोर्ड एग्ज़ाम में 95% आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हम हम कैसे पढ़ाई करें कि हमारा भी बोर्ड एग्ज़ाम में क्या हो 95% मार्क्स आए। सबसे पहले तो ये सवाल हमको दिमाग में हमको आता है कि हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे करें पढ़ाई कि हमारा भी बोर्ड एग्ज़ाम में 95% मार्क्स आ जाए। तो हाँ, उसी के बारे में आज मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला हमारा है क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन का खेल। प्रेजेंटेशन का खेल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो प्रेजेंटेशन का खेल क्या होता है, तो यहाँ पर पहला बात हमने लिखा है, क्या हमने लिखा है, आंसर लिखते समय साफ, सुंदर और सीधे लाइन में लिखें। और दूसरा हमने लिखा है जहाँ ज़रूरत हो हेडिंग और अंडरलाइन का इस्तेमाल करें। इन दोनों का मतलब मैं आपको खूब अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रेजेंटेशन का खेल क्या होता है। तो सबसे पहले जो आपका एग्जामिनर होता है, जो बोर्ड एग्जाम आप जो कॉपी लिखते हैं, तो एग्जामिनर जो होता है जब कॉपी चेक करने जाता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है, आपका कॉपी में सबसे पहले क्या देखता है, तो सबसे पहले ये देखता है कि आपने कोई भी कुछ भी आप आंसर जो लिखे हैं वो आपने साफ और सुंदर और सीधे लाइन में लिखा है कि नहीं। सबसे पहला एग्जामिनर यही देखता है कि आपका बोर्ड एग्जाम जो कॉपी लिखा है वो साफ और सुंदर लिखा है कि नहीं लिखा है, ये पहले देखता है। यदि आपका साफ और सुंदर यदि आपका लिखा होगा तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स दे देता है, आपका नंबर नहीं कटता है। लेकिन आप गंदे तरीके से और टेढ़े मेढ़े लिखे होते हैं तो आपका क्या करता है, आप सही भी लिखे होते हैं तो आपका नंबर कट जाता है। उसीलिए पहले आप क्या करिएगा, पहले कॉपी को लिखिएगा तो क्या करिएगा, आप साफ, सुंदर और सीधे लाइन में लिखिएगा। क्योंकि जब आप साफ और सुंदर सीधे लाइन में लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद है कि जहां ज़रूरत हो हेडिंग का और अंडरलाइन का इस्तेमाल करें। मान लेते हैं कि जैसे हमको जीवन परिचय लिखना है, जैसे हमको क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको हेडिंग डाल कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे कि जीवन परिचय, पहले तो हम हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद फिर से आप लिखिएगा, उसके बाद जीवन परिचय आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखिएगा। पहले आप क्या करिएगा, हेडिंग डालिएगा उसमें। और क्या होता है जीवन परिचय में, जैसे माता पिता और उनका जन्म कहाँ होता है, स्थान क्या होता है, वहाँ पर आप क्या करिएगा, वहाँ पर आप जैसे नीला पेन से आप लिखते हैं तो आप क्या करिएगा, वहाँ पर ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। इससे मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे पिता का नाम क्या था, जैसे मान लेते हैं कि आत्माराव, जैसे कुछ भी मान लेते हैं, पिता का नाम कुछ भी है तो आप लिख दीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पिता का नाम। अब नाम लिखकर उसके बाद उनका जो नाम रहेगा उसको काला पेन से आप लिख दीजिएगा। क्योंकि जब आप काला पेन से लिखे रहेंगे तो सबसे पहले जो आप आँख जो नज़र पड़ता है सबसे पहले उसी पर पड़ेगा। और आपका एग्जामिनर एग्जामिनर जो होता है जीवन परिचय चेक करने में बस केवल 3 चीज़ देखता है माता पिता का नाम और जन्म और स्थान, बस यही देखता है। यदि आपने वो लिखा है तो आपका नंबर दे देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, हेडिंग और अंडरलाइन का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान तरीके से करिएगा। जहाँ ज़रूरत हो लगे आपको कि यहाँ पर मुझे हेडिंग डालना चाहिए, वहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद हम इसके आगे चलते हैं, जिसके आगे हमारे पास है दूसरा कि क्वेश्चन का सही चयन। हम क्वेश्चन का सही यहाँ पर चयन करें। क्वेश्चन का सही चयन का मतलब क्या है, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। क्वेश्चन का सही चयन का मतलब क्या है कि पहले वही सवाल करें जो आपको पूरी तरह से आता हो। जैसे हमको मान लेते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 7 सवाल है। मान लेते हैं ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, और ये चौथा सवाल है, और ये 5वां सवाल है, ये 6वां सवाल है, और ये 7वां सवाल है।
मान लेते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 7 सवाल हमको पूछा गया है, उसमें से हमको क्या आ रहा है, हमको पहला सवाल आ रहा है और चौथा और पांचवा सवाल आ रहा है, ये 3 सवाल हमको आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो कोई भी सवाल आता है, मतलब बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आता है तो उसमें से आपको सारा का सारा प्रश्न आए, ऐसा कभी नहीं होता है। उसमें से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको खूब अच्छे तरीके से आते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आपको थोड़ा बहुत आते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। तो जो बिल्कुल नहीं आता उसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप लिखेंगे। तो जो आपको मान लेते हैं कि हमको पहला, चौथा और पांचवा प्रश्न, ये दोनों प्रश्न हमको आ रहा है, तो आप क्या करिए, तो पहले आप क्या करिए, पहले को लिख लीजिए, उसके बाद दूसरे में चौथे को लिख लीजिए और तीसरे में पांचवे को लिख लीजिए। तो पहले वही प्रश्न को आप लिखिए जो आपको खूब अच्छे तरीके से आ रहा है। ये नहीं कि आप लाइन बाई लाइन लिखेंगे कि पहले हम पहले को ही लिखेंगे उसके बाद हम दूसरे को ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आप पहले को लिख लीजिए, उसके बाद चौथे, उसके बाद पांचवा, मतलब जो सवाल आपको आ रहा है उसी को पहले लिख लीजिए। उसके बाद मान लेते हैं कि ये तो हमारे पास हो गया, जो हमको 3 सवाल खूब अच्छे तरीके से आ रहा है तो उसको हमने लिख लिया। उसके बाद हमको मान लेते हैं कि दूसरा सवाल और 6वां सवाल हमको खूब मतलब थोड़ा बहुत आ रहा है, तो आप क्या करिए, पहले तो आप दूसरे और 6वें को लिख लीजिए। इन दोनों सवाल को थोड़ा बहुत आ रहा है तो उसको पहले आप लिख लीजिए। उसके बाद जो हमको ये 2 सवाल बच रहे हैं, ये दोनों सवाल हमको नहीं आ रहे हैं, क्या है, हमको नहीं आ रहे हैं, तब हम इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको आगे अभी बताऊंगा कि जो सवाल नहीं आएंगे उसको कैसे लिखेंगे। उसके बाद है मुश्किल सवालों पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। मतलब जैसे हम मान लेते हैं कि दोनों सवाल हमको नहीं आ रहे थे तो हम इसको ये ना करें कि हम इस सवाल को पहले बनाएंगे ही तभी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा कभी मत करिएगा। आप उस सवाल को छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे टाइम मिलता है, और जब आप बोर्ड एग्जाम का कॉपी लिखने लगेंगे तो आपका 3 घंटे कैसे बीतेगा आपको खुद नहीं मालूम होगा कि 3 घंटे कब हो चुके हैं। इसीलिए आप समय को मतलब ये रखिएगा कि समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। 3 घंटे आपके लाइफ का मतलब पूरे साल का आपका 3 घंटे बस तय करता है, और 3 घंटे बहुत ही फास्ट तरीके से आप निकलता है। तो इसीलिए आप समय का मतलब उसमें समय को आप बर्बाद ना करिएगा। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो इसके आगे हमारे पास है तीसरा जो है लॉजिकल तरीके से सवाल लगाएं। लॉजिकल तरीके से लगाएं। लॉजिकल तरीके से लगाने का मतलब क्या है, जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न 20 पूछे जा रहे हैं, क्या है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है MCQ वाले सवालों को समझदारी से तुक्का लगाएं। MCQ वाले सवालों को समझदारी से तुक्का लगाएं। मतलब MCQ जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 20 MCQ क्वेश्चन आए हैं, उसमें से मान लेते हैं कि हमको 10 सवाल हमको खूब अच्छे तरीके से आ रहा है, लेकिन जो 10 सवाल और बच रहे हैं वो हमको नहीं आ रहा है। तो आप तो 10 सवाल तो खूब अच्छे तरीके से आ रहे हैं तो उसको आप टिक मार सकते हैं, लेकिन जो 10 सवाल नहीं आ रहे हैं उसको क्या करेंगे, तो उसको क्या करेगा, तो जो 10 सवाल बच रहा है उसमें से ऐसा 4 सवाल जो होगा, उसमें आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे 4 सवाल हर साल आता है कि जो आपके क्वेश्चन में ही आंसर उसका छिपा रहता है। तो जब आपको क्या करेंगे, खूब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे 1-2 बार, तो आपको खुद ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि इस सवाल का आंसर ये होगा। तो आपको मान लेते हैं कि जैसे 10 में से 4 सवाल का आपका बोर्ड मतलब 4 प्रश्न में ही आंसर छिपा रहेगा, तो बच गया हमारे पास 6 सवाल बच गया। तो 6 सवाल को जब आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, और मतलब 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको मतलब लॉजिकल तरीके से, ऐसे ही नहीं कि आप कोई भी मतलब देख लिए और ABC मार दिए, मतलब मान लेते हैं ऐसे पहले में A मार दिए तो दूसरे में हम B मार दिए, ऐसे मत करिएगा। आप खूब अच्छे तरीके से पहले सोचिएगा, दिमाग लगाकर, उसके बाद ही टिक मारिएगा, क्योंकि आपका 20 नंबर इसमें मिलता है MCQ क्वेश्चन में। अब 20 नंबर आपका, सबको लगता होगा कि 20 नंबर बहुत ही MCQ क्वेश्चन है, इसको मैं बस टिक मार दे रहा हूँ, मेरा 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर इसी में कटता है, क्योंकि हमको लगता है कि 20 नंबर का हमने कर दिया है, 20 नंबर हमको मिल जाएगा, लेकिन 20 नंबर में आपको 5 ही नंबर मिलता है, क्योंकि 15 सवाल ऐसे होते हैं जो आपको गलत हो जाते हैं। मतलब ऐसे मतलब बहुत बार होता है।
इसीलिए आप लॉजिकल तरीके से मारिएगा और बहुत ही समझदारी से करिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन को। उसके बाद है सवाल को सही से पढ़ें, अक्सर सही उत्तर सवालों में छिपा रहता है। अभी मैंने बताया था कि जैसे 10 मतलब प्रश्न में ही सवाल छिपे रहते हैं, प्रश्न में ही उत्तर छिपे रहते हैं, तो आपको समझदारी से उसको पढ़ना है, उसके बाद टिक मारना है। अब हम देखते हैं इसके आगे, तो इसके आगे हमारे पास है क्वेश्चन ना आए तो, मतलब कोई भी हमें क्वेश्चन नहीं आता है तब हम उसको कैसे लिखें ये हम पहले समझेंगे। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, मतलब कोई भी हमें मान लेते हैं कि हमको कोई भी, जैसे हमको ओम का नियम ही पूछ दिया है, हमारे बोर्ड एग्जाम में कह देगा कि ओम का नियम क्या है इसका निगमन कीजिए, और हमको ओम का नियम नहीं मालूम है तब हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है। उसके बाद जब आपको मालूम हो जाए कि ये चैप्टर से आपका ये प्रश्न पूछा गया है, तो उस चैप्टर से आपके कुछ भी मतलब आपको कुछ भी याद है तो उस चैप्टर से आप लिखकर उसका आंसर चले, ये आपका मतलब उसमें से आधा नंबर मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो ओम का नियम है वो कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, और ओम का नियम हमको नहीं आ रहा है, हमको याद नहीं आ रहा है, हमको याद भी नहीं किए थे तो हमको नहीं आ रहा है। तो आप क्या करिए, पहले आप देख लीजिए कि ये मतलब ओम का नियम है किस चैप्टर से पूछा गया है। जब आपको मालूम हो जाए कि इस चैप्टर से पूछा गया है तो आपको उस चैप्टर से कुछ भी आता है, उससे रिलेटिव उसके चैप्टर से कुछ भी आता है तो आप उसको लिख कर चले। ये मान लेते हैं 4 नंबर का है तो 5 से 6 लाइन तो आप लिखेंगे ही, तो 5 से 6 लाइन लिखेंगे तो आपको 4 नंबर का है तो आप मान लेते हैं कि गलत ही आंसर लिखे हैं तो आपको एग्जामिनर 2 नंबर तो 100% है कि आपको 2 नंबर देगा ही देगा। क्योंकि मतलब बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है कि मतलब ऊपर से आदेश आ जाता है कि कोई भी जो बच्चा है किसी को फेल नहीं करना है, जो थोड़ा बहुत भी लिखा है उसको पास कर दीजिएगा। तो इससे आप गलत भी आंसर लिखे रहते हैं तो उसका मतलब फुल मार्क्स तो नहीं मिलता है लेकिन आधा मार्क्स आपको मिल जाता है। तो आप इसीलिए जो क्वेश्चन छोड़ने से बेहतर है कि आप उस सवाल को मतलब थोड़ा बहुत कुछ भी मतलब अपने तरह से बनाकर लिख दीजिए। जैसे आप 4 नंबर का छोड़ देते तो आपको कुछ नहीं मिलता, यदि उसी को लिख देते गलत भी लिखते तो आपको तो 2 नंबर तो मिल रहा है। तो 2 नंबर ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 सवाल ऐसे हैं जो हमको नहीं आ रहे हैं। क्या है, 4 सवाल नहीं आ रहे हैं और चारों सवाल हमारे पास क्या है, चारों सवाल हमारे पास 4-4 नंबर के है। तो 4 चौको 16 नंबर के सवाल है, 16 नंबर के जो सवाल है तो उसमें से मान लेते हैं कि हमको 2-2 नंबर के चारों सवाल में हमको 2-2 नंबर का 2 नंबर मिल रहा है। तो दोनों 2 नंबर मिलेगा तो हमारे पास 16 नंबर में तो हमको 8 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो 8 नंबर आपका मतलब मिल रहा है ना, बिना आप उन चारों सवाल को छोड़ते, उससे अच्छा है कि आप चारों सवाल को गलत भी लिख दीजिए, उसमें से आपको 8 नंबर मिलेगा, आधा नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इसीलिए कोई भी सवाल को नहीं छोड़ना है। मान लेते हैं कोई भी सवाल नहीं आता है तो पहले तो देख लीजिए कि उस सवाल किस मतलब चैप्टर से उठाया गया है, उस चैप्टर से कुछ भी आपको याद है तो वह लिख कर चले आइए, आपका आधा नंबर तो मिल जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास है वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है कि चैप्टर का कुछ भी याद हो तो वो लिख दो, मतलब कोई भी चैप्टर की याद हो उसको लिख दो। मैंने ये बात सारा समझा दिया है। उसके बाद हमारे पास है कि आत्मविश्वास रखें। आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने अंदर जब तक आपको आत्मविश्वास, अपने अंदर विश्वास नहीं होगा कि मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाऊंगा, जब तक ये आपके दिमाग में और दिल में ये नहीं बैठेगा कि मेरा भी बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स आएगा, जब तक ये नहीं बैठ सकता है तब तक आपका नहीं बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आ सकता है। लेकिन अब जब आप सोचेंगे, आपके अंदर विश्वास होगा कि मैं भी 95% मार्क्स ला सकता हूँ, तो आप 100% है कि ला सकते हैं। क्योंकि एक आत्मविश्वास जो होता है, विश्वास जो होता है, अपने अंदर विश्वास होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ को आप करते हैं तो आपको विश्वास होता है कि मैं इस काम को कर लूँगा। जैसे आप क्या करते हैं, कहीं भी जैसे पहले जैसे आपको साइकिल चलाने नहीं आता था, लेकिन आपको विश्वास था, अपने अंदर विश्वास था कि मैं साइकिल चलाना सीखूंगा और सीख जाऊंगा। तो आपने जब धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखा तो आपने सीख लिया। लेकिन उसी तरह से हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर भी है। यदि हम ये सोचेंगे कि हमको बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएंगे, अच्छा हमारा नंबर नहीं आएगा, ये जब आप सोचेंगे तो कभी आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि मेरा भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, मैं भी टॉपर बन सकता हूँ, आप जब ये बात आप सोचेंगे तो आपका भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ सकता है।
उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है खुद पर भरोसा रखें और पेपर देते समय शांत रहें। मतलब पेपर देते समय शांत रहें ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लड़के होते हैं पेपर देते समय इधर उधर पीछे आगे ताकते रहते हैं। तो आपका एग्जामिनर जो होता है, ऐसे आप ज़्यादा इधर चक्कर पकड़ करते हैं तो आपको क्या करता है, आपको लाल से मार देता है, कहता है कि ये चीट कर रहा है। इसीलिए आप पेपर देते समय एकदम बहुत ही शांति बनाकर आराम से आप लिखिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है जो अच्छा नंबर दिला सकता है। मतलब आप पेपर को जब देते समय आप शांति बनाकर लिखेंगे और अपने अंदर विश्वास रखेंगे कि मैं भी 95% मार्क्स ला सकता हूँ। यदि आपके अंदर विश्वास रहेगा तो बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिल सकता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में इतना ही हम जानेंगे। 5 मेरा यही मतलब आज का टारगेट यही था कि मैं आपको 5 ऐसे बेस्ट तरीके बता दूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब अच्छा नंबर ला सके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो उसको भी मालूम चल जाए कि कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है पेपर को। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।